Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do part 2 of unit 1 block 3 MPCE 012, that is MAPC second year students who have opted for clinical psychology. This video is for you guys. I have already posted part 1 of this unit. This is part 2 where we are going to understand about Stanford Binet scales. ये जो स्केल है, इससे पहले हम लोगों ने जो बात की थी वो वेचेसलर स्केल्स के बारे में बात की थी. इफ़ यू रिमेंबर, हमने वेचेसलर के जितने भी स्केल्स थे अलग अलग एज कैटेगरी के, उसके बारे में पढ़ा था. इस वीडियो में हम स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. जो इसका मेन जो इंटेलिजेंस टेस्ट जितने भी हमने देखे हैं, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि ये शुरू हुए थे इस इंटेंशन से कि हम मेंटली रिटार्डेड स्कूल चिल्ड्रन को जो नॉर्मल ब्रेन फंक्शनिंग चिल्ड्रन है उनसे कैसे सेपरेट कर सके, सो दैट स्पेशली एबल्ड बच्चों की जो नीड है उसको फुलफ़िल किया जा सके, वो अनएजुकेटेड ना रह जाएं. इस इंटेंशन से ये टेस्ट बनाए गए थे. स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल की अगर हम बात करें तो ये वाइडली इंटेलिजेंस को एसेस करता है बच्चों में और यंग एडल्ट्स में. सो ये 1905 में बना था और इसमें 30 प्रॉब्लम्स थी जिनको सॉल्व करने के लिए दिया गया था. और जो क्वेश्चंस की कॉम्प्लेक्सिटी थी वो बढ़ती जाती थी जैसे जैसे आगे प्रोसीड होते थे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. सो सिंपल सेंसरी मोटर टास्क पहले दिया जाता था प्रॉब्लम सॉल्व करने का, जिसमें जजमेंट एंड रीजनिंग को हम जज करते थे कि कितने सही से वो इंसान अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करके जजमेंट कर पा रहा है और रीजनिंग दे पा रहा है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम. और बेसिक स्ट्रेटजी यही थी कि जो सब्जेक्ट जो सॉल्व कर रहा है उसके रिएक्शंस कैसे आ रहे हैं जब वो सॉल्व कर रहा है, उसको वॉच करना भी था. उसके बाद बहुत सारे रिवीजन्स हुए एंड फिफ्थ रिवीजन जो है वो 2003 में हुआ, जो रॉयड ने किया था स्टैनफोर्ड बिनेट का. और अब इस बार जो टेस्ट आए थे उसमें दोनों सब टेस्ट डाले गए थे. वर्बल भी उतने ही थे जितने नॉन वर्बल सब टेस्ट थे. सो इक्वली इनको डिवाइड किया गया था. और ज़्यादा ज़ोर जैसे पहले के जो वर्जन्स आए थे, पुराने वर्जन जो थे स्टैनफोर्ड बिनेट के, उसमें वर्बल ज़्यादा हुआ करते थे टेस्ट. अब क्या हुआ, आपका जो 2003 का आया वर्जन, जो फिफ्थ एडिशन माना जाता है इसका, फिफ्थ एडिशन में आपको इक्वल वर्बल भी मिलेंगे और उतने ही नॉन वर्बल भी मिलेंगे. जो सब टेस्ट है स्टैनफोर्ड बिनेट के, वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस है या ऐसे टास्क थे जो आगे चल के, जैसे मैंने बताया, बहुत प्रोग्रेसिवली डिफ़िकल्ट होते जाएंगे. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बहुत वैरायटी ऑफ टास्क आपको इसमें मिलेंगे, जिसमें हम ये नोटिस करते हैं कि इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस किया जा रहा है. जो करंट वर्जन है, फिफ्थ वर्जन है, उसमें जनरल 5 फैक्टर्स को एनालाइज किया गया है, जो हम टेबल में भी देखेंगे. वो कौन कौन से हैं? फ्लूइड रीजनिंग, नॉलेज, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, विजुअल स्पेशियल प्रोसेसिंग एंड वर्किंग मेमोरी. और इन सब में ही वर्बल एंड नॉन वर्बल टास्क आएंगे. अब इन्होंने यहाँ पे हमें जो वर्बल फ्लूइड रीजनिंग है जब हम करते हैं, सो उसको जब भी आप क्लाइंट को, सब्जेक्ट को दोगे, सो उनको तब तक ही देने हैं वो वाले टेस्ट जब तक कि उनको ये वो करने में असमर्थ ना हो या नहीं कर पा रहे हो वो टेस्ट. सो हमें यही देखना है कि सिंपल रीजनिंग से और डिफ़िकल्ट रीजनिंग होती जाएगी. और इन्होंने सब कैटेगराइज भी किया था, जैसे कि जो वर्बल फ्लूइड रीजनिंग है वो यंग एग्जामिनी को देना है, और जैसे ही उसको ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगने लगे तो हमें छोड़ देना है. तो सिंपल रीजनिंग टास्क हम छोटे बच्चों को देंगे या जो छोटी उम्र के लोग हैं. उसके बाद वर्बल एब्सर्डिटीज़ वाले जो टास्क हैं वो एडवांस्ड एग्जामिनीज़ को देंगे, मतलब जो थोड़े हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस को कैरी करते हैं. एंड वर्बल एनालॉजीज़ वाले जो टास्क हैं वो ओल्डर और बहुत ज़्यादा जो एडवांस्ड वाले एग्जामिनीज़ आएंगे उनको देना है. तो ऐसे कैटेगराइज भी किए गए हैं इसमें क्वेश्चंस. सो एग्जामिनीज़ जो हैं वो 10 सब स्केल्स में उनको स्कोर किया जाएगा, और जो स्कोरिंग है वो फुल स्केल और
वर्बल एंड नॉन वर्बल आईक्यू के लेवल पे भी होगी। तो अगर आप इस टेबल को देखेंगे 5th एडिशन की, तो देखिए यहाँ पे इस टेबल में यहाँ वर्बल एंड नॉन वर्बल इक्वल कैटेगरी में क्योंकि क्वेश्चंस रहेंगे, तो इन्होंने बताया फ्लूइड रीजनिंग चेक करने के लिए वर्बल फ्लूइड रीजनिंग को आपको चेक करना है तो अर्ली रीजनिंग 2 to 3 क्वेश्चंस है, वर्बल एब्सर्डिटीज़ का 4 क्वेश्चंस है, 4th नंबर का क्वेश्चन है, एंड वर्बल एनालॉजीज का 5 and 6 क्वेश्चन है। मतलब जो सिंपल एवरेज मेंटल लेवल का जो पर्सन होगा उसको 3rd क्वेश्चन तक ही देना है। वर्बल एब्सर्डिटीज़ मतलब जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं या ज़्यादा एडवांस्ड हैं उनको 4th क्वेश्चन देना है, और बहुत ही ज़्यादा एडवांस है या ओल्डर हैं उनको वर्बल एनालॉजीज़ वाले 5th and 6th क्वेश्चन भी देना है। नॉन वर्बल कैटेगरी में अगर आप बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट सीरीज या मैट्रिसेस तरह के क्वेश्चन आएंगे। नॉन वर्बल नॉलेज को चेक करने के लिए, प्रोसीजरल नॉलेज को चेक करने के लिए क्वेश्चन होंगे जो 3 क्वेश्चन देंगे जो हर कोई लेवल का कर पाएगा। नाउ नॉलेज चेक करने के लिए वर्बल कैटेगरी में वोकेबलरी है, नॉन वर्बल कैटेगरी में पिक्चर एब्सर्डिटीज़ है जो 4th and 6th क्वेश्चन नंबर होगा। नाउ क्वांटिटेटिव रीजनिंग में अगर आप देखेंगे तो वर्बल में 2 to 6 तक क्वेश्चन है, नॉन वर्बल में भी 2 to 6 क्वेश्चन है जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग में आएंगे। विजुअल स्पेशल प्रोसेसिंग की बात करें तो इसमें वर्बल कैटेगरी में पोजीशन एंड डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चंस है जो 2 to 6 हैं, एंड नॉन वर्बल में विजुअल स्पेशल प्रोसेसिंग में फॉर्म बोर्ड 1 to 2 है एंड फॉर्म पैटर्न्स 3 to 6 क्वेश्चंस है, 3 से लेके 6 तक। एंड देन वर्किंग मेमोरी की बात करें तो उसमें वर्बल मेमोरी के लिए मेमोरी फॉर सेंटेंसेस एंड लास्ट वर्ड, सेंटेंसेस का 2 to 3 क्वेश्चन है 3rd तक, एंड देन लास्ट वर्ड के लिए 4 to 6 क्वेश्चंस है। नॉन वर्बल के लिए वर्किंग मेमोरी के लिए डिलेड रिस्पॉन्स के लिए एक ही क्वेश्चन है, एंड ब्लॉक स्पैन के लिए 2 to 6 क्वेश्चंस है। इस तरह से इन्होंने डिवाइड किया हुआ है पूरा। अभी का जो प्रेजेंट 5th एडिशन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसको एडमिनिस्टर करने की बात भी बताई है इन्होंने कि ये इंडिविजुअल जो रिस्पॉन्ड करेगा उसको आपको देखना है, उसका डेवलपमेंटल लेवल के हिसाब से वो रेस्पॉन्ड करेगा। सो टेस्ट का कितना पार्ट वो कर पा रहा है, कितना अप्रोप्रिएट है, वो आपको चेक करना होगा जो मैनुअल में दिया होता है। एग्जामिनर का जो सबसे डिफ़िकल्ट टास्क इसमें देखा गया है वो ये कि वो एस्टिमेट कैसे करेगा एग्जामिनी की मेंटल एज, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, मेंटल एज की बात कर रहे हैं, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्रोनोलॉजिकल एज। सो जो एग्जामिनर है वो एग्जामिनी मतलब जो एग्ज़ाम दे रहा है, और एग्जामिनर मतलब जो ले रहा है। सो जो एग्ज़ाम ले रहा है वो एस्टिमेट कर पाता है कि नहीं, क्योंकि वो कर पाएगा तभी वो उसको टेस्ट के कितने लेवल तक क्वेश्चंस देने हैं वो डिसाइड कर पाएगा, है ना। सो जो रीसेंट रिवीजन है स्टैनफोर्ड बिनेट का उसमें ऑब्जेक्टिव मेथड ज़्यादा यूज़ हुआ है सो दैट हम डिटरमाइन कर सके एग्जामिनी किस लेवल तक जा सकता है, अप्रोप्रिएट लेवल उसका क्या है टेस्टिंग का, वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों कैटेगरी में। सो ये ध्यान रखना है, और इजी भी हो गया है इसके लिए। सो ये बेस्ट इंडिविजुअल टेस्ट माना गया है बच्चों की इंटेलिजेंस को टेस्ट करने का। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है वुडकॉक जॉनसन साइको एजुकेशनल बैटरी, WJ3 के नाम से जाना जाता है। ये कॉग्निटिव एबिलिटी का टेस्ट है और इसमें एजेस 2 to 90 प्लस ईयर्स के लोगों का टेस्ट किया जा सकता है, और इसमें ज़्यादातर कॉग्निटिव एंड अचीवमेंट सेक्शंस ही आपको मिलेंगे। ये जिस मॉडल पे बेस्ड है वो हॉर्न्स एक्सपेंशन ऑफ फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड है, और ये 7 सेपरेट एबिलिटीज़ को टेस्ट करता है। लॉन्ग टर्म रिट्रीवल, शॉर्ट टर्म मेमोरी, प्रोसेसिंग स्पीड, ऑडिटरी प्रोसेसिंग, विजुअल प्रोसेसिंग, कॉम्प्रीहेंशन नॉलेज एंड फ्लूइड रीजनिंग। और 8th एबिलिटी जो है जिसको हम क्वांटिटेटिव एबिलिटी भी कहते हैं, ये बहुत सारे सब टेस्ट हैं उनसे हम मेजर करते हैं अचीवमेंट पोर्शन जो इसका होगा उस वाले पार्ट से। रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, इसके ऊपर अलग से प्रैक्टिकल का भी है आपका, जिसका वीडियो मैं बना चुकी हूँ और आपको समझा भी चुकी हूँ कैसा है। तो रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस की बात करें तो ये कल्चर रिड्यूस्ड टेस्ट है जिसमें डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं है। इसमें वर्बल नॉन वर्बल का कोई लॉजिक नहीं है, आराम से कोई भी बैठ के कर सकता है, क्योंकि इसमें मैट्रिसेस को हमें बस मैच करना है। बहुत सारे जो ऑप्शंस होंगे उसमें से एक मैट्रिक्स दिया होगा जिसमें थोड़ा सा पोर्शन गायब होगा, और उस पोर्शन के ऑप्शंस जो गायब पोर्शन है वो नीचे 6 to 8 ऑप्शंस में दिए होंगे, और उसमें से एक ऐसी डिज़ाइन होगी जो उस गिवन मैट्रिक्स में मिसिंग पार्ट में
अच्छे से अटैच होती होगी। सो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जाता है इसमें, और ये पेपर पे भी अवेलेबल है एंड कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेड भी है, ये दोनों तरीके से हो सकता है। और मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस होते हैं इसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। सो ये बहुत सही टेस्ट है, क्योंकि जैसे मैट्रिसेस का मैंने पूरा आपको बता ही दिया था, तो मैं इसको नहीं डिटेल में जाने वाली हूँ, ऑलरेडी बताया। तो ये रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस जो है ये 3 फॉर्म्स में है। जो सबसे ज़्यादा यूज्ड वो है स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, जिसमें 60 मैट्रिसेस होते हैं और 5 सेट्स में अरेंज्ड होते हैं, 5 सेट्स में डाल दिए गए होते हैं। अगर 5 सेट में डालें तो हर एक सेट में 12 मैट्रिसेस आएंगी। सो इस तरह से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, मतलब लेवल 1 आपने पास किया, उनके भी नेम है ए बी इस तरह से। सो सपोज ए है तो ये 5 जो थे उनमें से एक है, 5 में से एक है, और उसमें 12 आपको ऑप्शंस 12 क्वेश्चंस होंगे। फिर सेकंड जो आएगा उसमें फर्दर 12 होंगे, ऐसे करके 12 5s are 60, ऐसे टोटल 60 मैट्रिसेस बन जाएंगे। सो प्रिंसिपल इसमें यही है कि जो सेट्स है जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे, ये उस फिगर को जो आपको अरेंज करनी है मैट्रिक्स में, उसको रोटेट करना है, या किसी और तरह से परमुटेशन कॉम्बिनेशन के मेथड से किसी तरह से भी पैटर्न को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो बहुत तरीके से करने वाले को सोचना पड़ेगा कि कैसे सॉल्व होता है। स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस जो हैं ये बहुत अप्रोप्रिएट हैं अबव 5 इयर्स एंड एडल्ट्स के लिए, और यंगर चिल्ड्रन के लिए जिनकी एज 4 to 10 इयर्स की एज है, और जो ओल्डर चिल्ड्रन है या फिर एडल्ट्स है जो रिटार्डेशन के साइन दिखाते हैं, उनके लिए कलर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस भी अवेलेबल हैं जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट मानी गई हैं। और उसमें 3 सेट्स ही होंगे 12 मैट्रिसेस के, मतलब 36 होंगे टोटल, इंस्टेड ऑफ 60 36 टोटल मैट्रिसेस मिलेंगे, और उसमें कलर्स यूज़ किए जाएंगे, और वो कम मुश्किल होते हैं, ज़्यादा आसान होते हैं वो वाले स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस के कंपैरिजन में। फिर एडवांस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस भी हैं जो अप्रोप्रिएट होते हैं इंटेलेक्चुअली एडवांस्ड सब्जेक्ट्स के लिए, जो बहुत ज़्यादा सुपीरियर इंटेलिजेंस को कैरी करते हैं, उनके लिए एडवांस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस होता है, जो स्टैंडर्ड मैट्रिसेस से बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड मैट्रिसेस जो है प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस वो बहुत उनको ईजी लगती है। दैट इज़ वाई एडवांस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस बनाए, यानी कि अब अगर आप देखें तो ये 3 तरह के हैं प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। एक है स्टैंडर्ड जो एक एवरेज इंटेलिजेंस वाले लोगों के लिए है, टू सुपीरियर इंटेलिजेंस। देन कलर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस है जो यंगर बच्चों के लिए है, या फिर जो मेंटली रिटार्डेड कैटेगरी में डाले गए हैं लोग, या बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं उनके लिए है। एंड देन एडवांस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस उनके लिए है जिनकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, नॉर्मल से ज़्यादा है। सो एडवांस मैट्रिसेस जो हैं वो 3 सेट्स के हैं, अगेन उसमें भी आपको 12 मैट्रिसेस मिलेंगे। Now coming to Kaufman Assessment Battery for Children, it's called KABC2. KABC2 इसीलिए नाम है क्योंकि इसका सेकेंड वर्जन है ये। अब इसको जब हम एडमिनिस्टर करते हैं तो ये 3 to 13 ईयर्स ऑफ एज के जो बच्चे हैं उन्हीं के ऊपर किया जाता है, ये एडल्ट्स के लिए नहीं है। और इसके 5 ग्लोबल स्केल्स आपको मिलेंगे, जो यानी कि जैसे आपको पता है कि पहले भी जो हम टेस्ट करते हैं उसमें सब स्केल्स होते हैं, वैसे ही इसमें 5 ग्लोबल स्केल्स हैं अलग अलग चीज़ को मेज़र करने के लिए। जैसे कि सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग हम चेक कर सकते हैं इससे, साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग, लर्निंग एबिलिटी, प्लानिंग एबिलिटी, क्रिस्टलाइज्ड एबिलिटी, ये 5 ग्लोबल स्केल्स है जो हम चेक करते हैं। और इन सारे स्केल्स के जो स्कोर्स हैं उनको जब हम कंबाइन करेंगे तो हमें मेंटल प्रोसेसिंग इंडेक्स एंड नॉन वर्बल इंडेक्स, ये दोनों के स्कोर्स मिल जाते हैं। ये जो स्कोर आता है इसका, इसको ये बेनिफिशियल होता है हमें पता करने के लिए कि इनकी डिफरेंट लेवल पे एबिलिटीज़ कितनी है। और ये एक और चीज़ चेक कर लेता है, उसको हम कहते हैं अचीवमेंट स्कोर। अचीवमेंट स्कोर भी हम मेजर कर सकते हैं, रीडिंग एबिलिटी जैसी चीज़ें भी हम इसमें
चेक कर सकते हैं। इस टेस्ट को बच्चे ज़्यादा एंजॉय करते हैं एज़ कम्पेयर टू वेचेसलर स्केल एंड स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल, एंड ये लेस वर्बल है, मतलब ज़्यादा वर्बल डिपेंडेंसी इसमें नहीं देखने के लिए मिलेगी, और इसको कम टाइम में हम एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। अब ये जो 5 ग्लोबल स्केल हमने पढ़े थे उसके अंदर क्या क्या आता है वो इन्होंने यहाँ पे डिटेल में बताया है। जैसे कि सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग है, इसको हम शॉर्ट टर्म मेमोरी स्केल के नाम से भी जानते हैं, जो जनरली मेजर करता है कि जो आपका जो भी सब्जेक्ट है, बेसिकली जो बच्चा है वो जो सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम को, उसकी एबिलिटी कितनी है चीज़ें रिमेंबर करने के लिए, और किस तरह से वो इमेजेस और आइडियाज़ को ऑर्डर वे में सीरीज में उसको रिमेंबर कर सकता है। सो किस तरह से वो यूज़ कर सकता है किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में चीज़ों को। सो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी स्केल है। दूसरा जो स्केल है वो है साइमल्टेनियस विजुअल प्रोसेसिंग स्केल, जो स्पेशल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, एनालॉजिकल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, उन एबिलिटीज़ को हम चेक कर सकते हैं कि वो कितना एबल है इन चीज़ों को इस तरह से सॉल्व करने के लिए, स्पेशल, एनालॉजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स को। और इसमें ये भी हम चेक कर पाते हैं कि अगर बहुत सारी स्टिमुली एक साथ दे रहे हैं तो वो एक टाइम पे उन सारी स्टिमुलस को यूज़ कर सकता है और सॉल्व कर सकता है प्रॉब्लम। ये भी इसमें हमें पता चल जाता है, नाम से पता चल रहा है साइमल्टेनियस, मतलब एक साथ, है ना। नेक्स्ट इज लर्निंग एबिलिटी लॉन्ग टर्म स्टोरेज एंड रिट्रीवल स्केल कहते हैं इसको। यानी कि ये क्या मेज़र करेगा, कैसे वो अलग टाइप की जो लर्निंग टास्क थे उनको कंप्लीट कर सकता है सक्सेसफुली, उसकी एबिलिटी कितनी है कि डिफरेंट तरह के जो लर्निंग टास्क थे उनको कंप्लीट करना। सो इमीडिएट रिकॉल तो इसमें आता ही है, साथ में हम ये भी देखते हैं कि वो जितना स्केल्स हैं उसमें जितनी भी चीज़ें थी उनको रिकॉल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। सो ये भी हमें पता चल जाता है। तो लॉन्ग टर्म स्टोरेज में जनरली क्या होता है, पुरानी जो मेमोरीज हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने की एबिलिटी होती है। सो वो इसमें कर पा रहा है कि नहीं। नेक्स्ट जो स्केल है वो है प्लानिंग फ्लूइड रीजनिंग स्केल, जो मेज़र करता है वो एबिलिटी जो नॉन वर्बल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की होती है। इसके अलावा इन्होंने एक और स्केल के बारे में बात की है जिसको बोलते हैं नॉलेज क्रिस्टलाइज्ड एबिलिटी स्केल, जो वर्ड्स की नॉलेज को मेज़र करता है, और पिक्टोरियल स्टिमुली और वर्बल स्टिमुली जो उसको मिलेगा उन दोनों से फैक्ट्स निकाल के उसको किस तरह से वो यूज़ कर पा रहा है। और इसमें वर्बल एंड पॉइंटिंग रेस्पॉन्स दोनों ही इंक्लूडेड है, दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सो ये तो था KABC2। आप एक बार पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, इस टेस्ट का नाम लिखा, फ्लो चार्ट जैसे बनाया, उसको 5 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, एंड 5 सेक्शंस में हेडिंग्स ये 5 जो ग्लोबल स्केल्स हैं उनकी डाल दी, एंड देन उसमें डिटेल में जो जो पार्ट बातें बताई गई हैं वो उनके नीचे आपने मेंशन कर लिया। सो आपको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में इसकी लर्निंग हो जाएगी। नाउ कॉफमैन एडोलेसेंट एंड एडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में बात कर लें। सो ये भी कॉफमैन का था, वो बच्चों के लिए था। अब हम बात कर रहे हैं एडोलेसेंट एंड एडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट की, जिसे KAIT के नाम से भी जानते हैं। सो ये इंडिविजुअली एडमिनिस्टर करते हैं और इसकी जो एज है रेंज वो 11 ईयर्स से लेके मोर देन 85 ईयर्स तक की एज के बीच में होती है। और ये प्रोवाइड करता है क्या, फ्लूइड क्रिस्टलाइज्ड एंड कंपोजिट IQs हमारे को बता देता है। और इसमें कोर बैटरी जो है इसमें 6 सबसेट्स हमें मिलेंगे, मतलब जो पूरा टेस्ट है उसमें 6 सबसेट्स होंगे, 3 फ्लूइड के लिए होंगे एंड 3 क्रिस्टलाइज्ड के लिए होंगे, और एक एक्सपेंडेड बैटरी भी आपको मिलेगी इसमें। सो बैटरी इन द सेंस टेस्ट आइटम्स जो हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं ये लोग। और जो एक्सपेंडेड बैटरी है जिसमें ऑल्टरनेट फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज सब टेस्ट भी होंगे, प्लस जो डिलेड रिकॉल वाला होता है प्रोसेस, उसको वो भी हम कैलकुलेट कर पाएंगे इससे। नेक्स्ट टेस्ट इज डास डिफरेंशियल एबिलिटीज स्केल्स। ये एलियट ने दिया था 1990 में इस टेस्ट को, और ये भी इंडिविजुअली ही हमें एडमिनिस्टर करना पड़ता है। और 17 कॉग्निटिव एंड अचीवमेंट टेस्ट इसकी बैटरी में मिलेंगे। बैटरी मतलब जो ओवरऑल टेस्ट का जो सेट होता है उसको हम बैटरी कहते हैं। तो इसमें 17 कॉग्निटिव एंड अचीवमेंट
टेस्ट्स मिलेंगे। और ये किस एज रेंज में हम अप्लाई कर सकते हैं, एज 2 से लेके 17 ईयर्स तक की एज ग्रुप में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें प्री स्कूल लेवल एंड स्कूल एज लेवल के लोग आ जाते हैं। और जो स्कूल एज लेवल है उसमें रीडिंग, मैथमेटिक्स एंड स्पेलिंग अचीवमेंट टेस्ट्स होते हैं। एंड इन टेस्ट को, जो स्कूल एज लेवल का टेस्ट है उसको हम स्क्रीनर के नाम से भी जानते हैं। जो डास है ये स्पेसिफिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ये किस पे बेस्ड है फिर, अगर उस पे नहीं है तो ये बेस्ड है ट्रेडिशनल एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पे। और इसकी जो अप्रोच है वो एक्लैक्टिक है। और ये इस जैसा ये टेस्ट बना है, ये जिन रिसर्चर्स को क्रेडिट देता है, मतलब एलियट ने जिन जिन को क्रेडिट दिया है उनमें कौन कौन आ रहे हैं, कैटल हॉर्न, दास, जेनसेन, थर्स्टोन, वेर्नॉन एंड स्पीयरमैन, ये इन सबको क्रेडिट दिया है उसने अपने इस टेस्ट के लिए। नाउ नेक्स्ट इज कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम, जिसे CAS के नाम से भी जानते हैं, दास नगलेरी कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम। आपने ये नाम तो थोड़ा पहचाना सा लग रहा होगा, क्योंकि हमने ये कॉग्निटिव वाला जो सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर में पढ़ा था उसमें ये नेम आया था, पास थ्योरी के बारे में भी मेंशन किया गया था। तो ये जो कैस टेस्ट है, CAS टेस्ट है, ये 5 से लेकर 17 ईयर्स की एज के बच्चों पे ही अप्लाई किया जाता है। और ये बेस्ड है प्लानिंग, अटेंशन, साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस पे। सो पास थ्योरी जिसे कहते हैं। सो ये मल्टी डायमेंशनल व्यू रखती है एबिलिटी का। और ये इसमें 2 थ्योरीज को मर्ज किया गया है, एक तो अप्लाइड साइकोलॉजी और दूसरा कंटेम्प्रेरी थ्योरेटिकल जो बेस है साइकोलॉजी है उसको शामिल किया गया है। तो अप्लाइड साइकोलॉजी एंड कंटेम्प्रेरी थ्योरेटिकल साइकोलॉजी, ये दोनों को अप्लाई मर्ज करके ये टेस्ट बनाया गया है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली ये कहती है, ये वाली थ्योरी, कि जो ह्यूमन कॉग्निटिव फंक्शनिंग होती है उसमें 4 कंपोनेंट्स आएंगे: प्लानिंग प्रोसेसेस दैट प्रोवाइड कॉग्निटिव कंट्रोल, utilization of processes and knowledge, intentionality and self regulation to achieve a desired goal। ये वाली चीज इस थ्योरी में है। then attentional processes that provide focused selective cognitive activity over time and simultaneous and successive information processes, जिसमें 2 फॉर्म्स होंगे: operating on information। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है उसमें इन्होंने बताया है कि जो क्वेश्चंस एंड कंट्रोवर्सीज है कंसर्निंग IQ टेस्टिंग, क्या क्या जनरली लोग सोचते हैं IQ के बारे में, उसके बारे में इन्होंने बताया है और उसके रिस्पॉन्सेज भी दिए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो जनरली लोग सोचते हैं वो ये कि आर वी बॉर्न विद अ सर्टेन IQ, क्या हम किसी एक IQ के साथ बॉर्न हुए हैं। सो इसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सीज हुई है और एक बुक भी आई थी जो बहुत कंट्रोवर्शियल रही है। इस बुक का नाम है द बेल कर्व। और इसमें इन्होंने एक कंट्रोवर्सी को रीइग्नाइट कर दिया था। और इस बुक ने ये सजेस्ट किया था कि अफ्रीकन अमेरिकन जो होते हैं वो कॉकेशियन से कम इंटेलिजेंट होते हैं, और जो कोकेशियंस होते हैं वो एशियन से भी कम इंटेलिजेंट होते हैं। तो मतलब सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट एशियंस को बताया है, एंड सेकंड नंबर पे कॉकेशियंस, एंड सबसे लास्ट में अफ्रीकन अमेरिकन को बताया है। इस तरह से इस बुक में बोला गया था और ये कंट्रोवर्सी का रीज़न बन गई थी। बहुत देर तक कंट्रोवर्सीज चले थे। सो इसके ऊपर आप गूगल पे बहुत सारा रिसर्च कर सकते हैं। बट देन हमारा टॉपिक ये है कि क्या IQ, हम किसी IQ के साथ बॉर्न होते हैं। सो इसमें इन्होंने एक रिसर्च की इसको पता लगाने के लिए, जो आइडेंटिकल एंड फ्रेटर्नल जो ट्विन्स होती हैं उनको एक साथ भी रेयर किया गया और अपार्ट अलग अलग भी रेयर किया गया। और जब स्टडी हुई पूरी तो ये कंक्लूजन निकला कि हम जो हेरिडिटी से लेके आते हैं वो 40% से 80% लेके आते हैं, वो हेरिडिटी होता है। एंड 16% से 64% वेरिएंस भी मिला है इंटेलिजेंस एबिलिटी पे, जिसको जेनेटिक इन्फ्लुएंस करता है। फिर और भी फैक्टर्स है जो हमारी IQ पे इम्पैक्ट डालती हैं इसके अलावा, जेनेटिक्स के अलावा। वो है बायोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर। तो बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या आता है, प्री नेटल केयर, मतलब बॉर्न होने से पहले कैसी केयर की गई थी। जेनेटिक्स, मतलब जो हम अपने DNA में लेके आते हैं। एंड न्यूट्रिशन, आप किस तरह का खाना खाते हैं, यानी आप ढंग का खाना खाएंगे तो आपकी IQ बढ़ सकती है। साइकोलॉजिकल,
जिसमें एंग्जाइटी, मोटिवेशन, सेल्फ एस्टीम ये भी शामिल है, क्योंकि अगर आप एंशियस है तो ऑब्वियसली कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे ठीक से। देन मोटिवेशन, अगर आप चाहते हैं कि मुझे अपनी स्किल्स बढ़ानी है तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्किल्स बढ़ जाएंगी एंड आईक्यू भी बढ़ जाएगा। सेल्फ एस्टीम की भी बात होती है। सो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी इम्पैक्ट करते हैं हमारी आईक्यू को। एंड देन सोशल, कल्चरल, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, कि हम किस किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है। सो कितना वक्त मिल रहा है चीज़ों को हैंडल करने के लिए और सीखने के लिए। सो ये सारे एसोसिएटेड है हमारी इंटेलिजेंस को इम्पैक्ट करने के लिए, ये वाले फैक्टर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये कि इज आईक्यू स्कोर स्टेबल ओवर टाइम, क्या ये स्टेबल होता है, आपको क्या लगता है? वैसे इस थ्योरी में ये बताया गया है कि आई इंटेलिजेंस टेस्ट जो होता है वो जो हमें रिजल्ट देता है वो हमें उस वक्त हमारी फंक्शनिंग कैसी है उसके बारे में बताता है, वो हमें ओवरऑल क्या है वो नहीं बताता है ना। सो उस दिन आप कैसे थे, आपका मूड कैसा था, वो सारे फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपका रिजल्ट क्या आया है ना। सो स्कोर्स जो होते हैं वो टाइम के साथ चेंज हो सकते हैं, इनका कहना है, मतलब आईक्यू चेंज हो सकती है टाइम के साथ। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे आईक्यू स्कोर की स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कि बच्चे जो यंग बच्चे हैं उनके ऊपर जो हम टेस्ट करते हैं वो आईक्यू उनकी लेस स्टेबल होती है, क्योंकि वो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। सो एक बड़े बच्चे का जो इसकी एज 16 साल है उसकी आईक्यू ज़्यादा स्टेबल मानी जाएगी एज़ कम्पेयर टू वो बच्चा जो 3 साल का है। सो अर्ली चाइल्डहुड जो टेस्ट भी हम करते हैं तो वो उसकी मोटर स्किल्स देखी जाती है, परसेप्चुअल स्किल्स देखी जाती है, जबकि जो ओल्डर चिल्ड्रन पे हम टेस्ट करते हैं या एडल्ट्स पे करते हैं वो वर्बल स्किल्स को भी हम इंक्लूड करते हैं। सो जैसे टाइम टेस्ट, दोनों टेस्ट किए हैं, सपोज आपने बचपन में एक किसी का किया है, एक का बड़े होने के बाद किया है, तो जितना आपने गैप रखा है, सपोज एक 80 साल की उम्र में किया है और एक 8 साल की उम्र में उसकी किया था, तो ऑब्वियसली उसके आईक्यू स्कोर में तो चेंज आएगा ना, बहुत ज़्यादा वेरिएशन आपको नजर आएगी। सो इनका यही कहना है कि टाइम के साथ आईक्यू चेंज होता है और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं इसको चेंज होने के लिए, जैसे कि स्ट्रेस, न्यूट्रिशन, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, टॉक्सिन से एक्सपोजर होना, सच एज लेड, लेड एक टॉक्सिन है। एंड देन इलनेस, अगर कोई बीमारी है वो भी इन्फ्लुएंस करता है हमारी आईक्यू को। और जो भी आपका रोल प्ले है वो भी इन्फ्लुएंस करता है कि आपका आईक्यू स्कोर कैसा होगा। नाउ नेक्स्ट इज, आर आईक्यू स्कोर्स बायस्ड, क्या वो बायस्ड होते हैं? ऑफ कोर्स बायस्ड होते हैं। इंटेलिजेंस टेस्टिंग जो है वो अफ्रीकन अमेरिकन्स के अगेंस्ट थी, मतलब बायस्ड थी एंड डिसप्रोपोर्शनेटली रिप्रेजेंट की गई थी जब एडुकेबल मेंटल रिटार्डेशन, EMR जिसे कहते हैं, इसमें देखा गया तो क्लासरूम्स में। सो टेस्ट जो है वो बेसिकली, जो अगर आप वेचेसलर एंड स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल की बात करें तो ये बायस्ड नहीं है, रिसर्चर्स ने ऐसा सजेस्ट किया है, बट टेस्ट जो है बायस्ड हो सकता है अगर वो सारे ग्रुप पे एप्लीकेबल ना हो तो। जैसे कि जो टेस्ट डेवलप किया है अगर वो सिर्फ अमेरिकन पॉपुलेशन को लेकर डेवलप किया है तो ऑब्वियसली इट विल बी कॉल्ड बायस्ड, क्योंकि उसने अफ्रीकन या एशियंस को लेकर नहीं उसके ऊपर रिसर्च की गई। सो वो देखना ज़रूरी है कि वो बायस्ड है उस सेंस पे या नहीं। दूसरा बायस जो आता है वो आता है कि टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो टेस्ट आपका ले रहा है वो क्वालिफाइड है या नहीं है, उसको अच्छे से ये चीज़ें करनी आती हैं कि नहीं आती हैं, तो वो एक फैक्टर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अक्सर आता है वो ये है, शुड द टर्म्स इंटेलिजेंट क्वोशंट और आईक्यू कंटिन्यू टू बी यूज, क्या आईक्यू को यूज़ करना चाहिए? सो आजकल जो टेस्ट हैं जो अभी हमने ऊपर पढ़े उसमें कहीं पे भी उन्होंने इंटेलिजेंस का नाम नहीं लिया है। कॉफमैन का असेसमेंट देख लो आप, या वुडकॉक जॉनसन वाला देख लो, है ना। सो ये वाले जो बैटरी टेस्ट हैं इनमें कहीं पे भी आईक्यू का मेंशन नहीं किया है। इवन न्यूएस्ट वर्जन जो स्टैनफोर्ड बिनेट का है उसमें भी आईक्यू का मेंशन कहीं नहीं है। सो ज़्यादातर जो अभी के इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल और कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्टिंग आई हुई है उसमें आईक्यू का कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है, तो अब ज़्यादा आईक्यू का यूज़ नहीं किया जाता है। नाउ फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स एंड कंक्लूजन्स, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। सो इस यूनिट में इन्होंने बताया है कि बहुत सारे टेस्ट तो आ ही चुके हैं, इन्होंने सबके नेम्स लेके भी बताया है। जो टेस्ट्स होते हैं वो पावरफुल तब होते हैं जब उसमें साइकोमेट्रिक जो टूल्स हमने यूज़ किए हैं उसके ऊपर सॉलिड रिसर्च हुई हो, और जो
जब हम रिसर्च कर भी रहे होते हैं सो हमें बहुत सारे डिपार्टमेंट को भी इन्वॉल्व करना होता है, जैसे क्लिनिकली एंड न्यूरोसाइकोलॉजिकली रेलिवेंट वो है कि नहीं है, ये भी हमें चेक करना होता है जब भी हम कोई टेस्ट डेवलप करते हैं। और क्लिनिशियन जब भी ये टेस्ट अप्लाई करता है अपने क्लाइंट के ऊपर कि उसकी इंटेलिजेंट टेस्टिंग करना चाहता है, सो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसको बाकी चीज़ों के बारे में भी नॉलेज हो। जैसे किन चीज़ों के बारे में, न्यूरोसाइकोलॉजी के बारे में, साइकोमेट्रिक एस्पेक्ट्स के बारे में और क्लिनिकल एस्पेक्ट के बारे में भी बहुत अच्छे से जानता हो। और इसके अलावा जब भी वो कोई रिज़ल्ट निकालता है तो वो क्लाइंट के लिए बेनिफिशियल तभी हो सकती है या मीनिंगफुल तभी हो सकती है जब उसने क्लाइंट का बैकग्राउंड अच्छे से जाना हो, क्लाइंट के बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हो और बाकी जो टेस्ट सेशंस हुए हैं उसके बारे में उसके पास प्रॉपर रिजल्ट्स हो, कुछ ऑब्जर्वेशन किया हो और कुछ रिसर्च फाइंडिंग्स या थ्योरेटिकल मॉडल से उसके पास कुछ और चीज़ें इन्फॉर्मेशन हो, तो वो क्लाइंट के लिए बेनिफिशियल हो सकता है अगर हम इंटेलिजेंस टेस्टिंग क्लाइंट की करते हैं। अदरवाइज अगर इनकम्प्लीट है तो इट इज़ ऑफ नो यूज़ फाइंडिंग एनीथिंग। सो जो टेस्ट डेवलपर्स हैं आजकल बहुत कोशिश कर रहे हैं इन सारे जो फील्ड्स हैं उसमें वो बहुत एक्सपर्ट हों, तब जाके ही आप अच्छा टेस्ट निकाल सकते हो। कौन कौन सी फील्ड है जिसमें आपको एक्सपर्ट होना ज़रूरी है? क्लिनिकल, न्यूरोसाइकोलॉजिकल एंड साइकोमेट्रिक एस्पेक्ट्स के बारे में आपको अच्छे से पता हो, तभी आप अच्छा टेस्ट डेवलप कर सकते हो। 2 डेकेड से इस पे काम चल रहा है, काफ़ी प्रोग्रेस भी हुई है एंड देन ये जो प्रोग्रेस है वो बहुत ज़्यादा रैपिड नहीं देखोगे आप। अब रिसेंटली कोई ज़्यादा बहुत सारे टेस्ट नहीं आए हैं, पुराने ही हैं लेकिन उनको रिफ्रेश ज़रूर किया जा रहा है। और नए टेस्ट का आने का मतलब ये नहीं है कि हम पुराने छोड़ दें, लेकिन पुरानों से हम बहुत सारी चीज़ें उठा सकते हैं और इम्प्रूव्ड हाई-टेक इंस्ट्रूमेंट्स हम डेवलप कर सकते हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस वाज़ ऑल अबाउट यूनिट 1। आई होप आपको ये फ्रेमवर्क ठीक लगेगा, समझ आएगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचाएँ सो दैट उनको भी इंटरेस्ट आए पढ़ने में। और एक बारी सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ इसको 100% रिलाय होके आप पेपर देने ना चले जाएँ। ये मेरा हमेशा से सजेशन रहा है कि सेल्फ स्टडी इज़ मस्ट। सो प्लीज़ डू दैट। Thanks for watching. Take care of yourself. Bye bye.